Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all to the digital platform of Valley Institute of Quality Education, BIMNA. बेटे, जैसे ही आपको पता है, मैं इरफान सर आप लोगों का बायोलॉजी ट्यूटर। अभी तक हमने सेल के 2 वीडियो लेक्चर्स जो है अपलोड किए हैं और आज आपके सामने बेटे मैं तीसरा लेक्चर लेके आया हूं। तो बेटे शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है कि कल मैंने एनुअल सेल के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है। उससे पहले वाले लेक्चर में हमने सेल के डिस्कवरी के बारे में और आप लोगों को पता होगा वहां सेल स्ट्रक्चर के बारे में, डिस्कवरी के बारे में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप लोगों से बात हो गई थी। और साथ में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी बता दिया था। कल हमने बेटे एनुअल सेल को डिस्कस किया है ना आप लोगों के साथ। एनुअल सेल में हमने क्या क्या चीज देखी है बेटे? पहले मैंने आपको कहा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद हमने क्या कहा है बेटे? उसके अंदर डिफरेंट तरह की सेल ऑर्गेनेल्स होती है। सेल ऑर्गेनेल में क्या क्या है बेटे? किस चीज की बात हुई है? माइटोकॉन्ड्रिया की बात हुई है, गोल्गी बॉडी की कल बात हो गई और गोल्गी बॉडी के साथ साथ हमने एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है। तो बेटे कुछ और चीजें हैं ना सेल्स के अंदर, मैंने कल आपको कहा और भी मैं कहूंगा। जो एक सेल है ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनाइज्ड होने के साथ साथ आप कहोगे जो सेल है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर मैंने पहले दिन भी बोला है आपको, आप देखो अल्लाह का आर्किटेक्चर क्या है। हाँ, हमारे पास जो कुदरत है, कुदरत ने इस जो हमारे पास सेल है, सेल को किस तरीके से बेटे आर्किटेक्ट किया हुआ है, एक सेल को किस तरीके से कुदरत ने डिजाइन किया हुआ है। और इस सेल के अंदर आप देखो कितने सारे बेटे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, किस तरीके से इस सेल के अंदर बेटे डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। और कल मैंने कहा कि कुछ सेल ऑर्गेनेल्स की फंक्शन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात हुई, मैंने कहा कि वो एनर्जी जनरेट करता है एक सेल के अंदर। इसी तरीके से मैंने आपको एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में भी कहा और उसी तरीके से हमने बाकी ऑर्गेनेल्स के बारे में भी बात की हुई है। और आज बेटे हमें बात करनी है बेटे और एक सेल ऑर्गेनेल की, जिसका नाम है, आप देखते होंगे बेटे, जिसका नाम है लाइसोसोम। हम बात करेंगे बेटे आज किस चीज की? हम करेंगे बात लाइसोसोम्स की। जैसे आपको याद रखना है बेटे, लाइसोसोम्स जो है ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है। कल मैंने आपको कहा जैसे हमारे पास न्यूक्लियस था, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया था, हमारे पास लाइसोसोम्स थे, या हमारे पास एंडोप्लाज्म रेटिकुलम था, इसी तरीके से हमारे सेल के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप बेटे लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहोगे बेटे उस ऑर्गेनेल को? उसको हम कहते हैं लाइसोसोम। जैसे आपने कल देखा माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर से 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, जैसे प्लास्टिड के बाहर से 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस के बाहर से 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं ना, उसी तरीके से उस तरीके से मेरे बेटे जो हमारे पास लाइसोसोम है इसमें 2 मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं, इसके बाहर से यूनिट मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। तो यहां देख सकते हैं आप, हमने ये इस वाले ऑर्गेनेल को बेटे जूम आउट किया है और आपके पास ये स्ट्रक्चर है ना सामने, और इसी स्ट्रक्चर को बेटे आप कहोगे लाइसोसोम। क्या कहोगे बेटे? लाइसोसोम कहोगे, है ना। बैग लाइक स्ट्रक्चर, है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर, और इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को आप लाइसोसोम कहते हो। और इस लाइसोसोम का काम क्या है बेटे? एनिमल सेल्स के अंदर जो ये लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इस लाइसोसोम का काम क्या है? एक सेल के अंदर एक कौन सी एक्टिविटी को बेटे परफॉर्म करता है? याद रखना है आपको बेटे, जो ही लाइसोसोम जो है इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और जो ही कोई चीज बेटे सेल के अंदर आ जाती है ये उस चीज को बेटे डाइजेस्ट करने में मदद करता है। कौन बेटे? लाइसोसोम। इसके अंदर क्या ऐसा है बेटे? इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटे? इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स की सिंथेसिस होती है। जैसे हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करेंगे। इसका काम यही है। अगर हमारे पास एक सेल है बेटे और एक सेल में क्या है? लाइसोसोम है। इस लाइसोसोम का काम क्या है? कोई प्रोटीनेशियस चीज है या कोई और लिपिड हो या कोई पैथोजन हमारे सेल के अंदर आ जाए तो ये उसके ऊपर कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है, और आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ दीज केमिकल्स जो प्रोटीन होगा या कोई और कॉम्प्लेक्स होगा उसकी बेटे ब्रेक डाउन होगी।
ये कौन करता है? ये लाइसोसोम करते हैं। यहां आप बेटे देख रहे होंगे लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बेग्स भी कहते हैं, क्योंकि आपको याद रखना है बेटे, क्यों सुसाइडल बेग्स कहा जाता है लाइसोसोम्स को? ये हमारे पास सेल है बेटे, अगर इसका ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन कभी क्या होता है, अगर इसका मेम्ब्रेन जो है लाइसोसोम के बाहर से जो सिंगल मेम्ब्रेन है, अगर कभी ये मेम्ब्रेन ब्रेक हो गया ना, जो इसके अंदर वो पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, वो सेल के सारे ऑर्गेनल्स को क्या करेंगे? डिसइंटीग्रेट करेंगे। उस वजह से एक जो सेल है उसकी डेथ हो सकती है, एक सेल जो है बेटे वो खत्म हो सकती है, जो सेल ऑर्गेनल्स है वो डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं। क्यों डिसइंटीग्रेट होंगे? मैंने कहा ना इसके अंदर पावरफुल एंजाइम्स है, इस लाइसोसोम के अंदर पावरफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ही वो केमिकल्स बेटे किसी चीज के ऊपर उसकी सिक्रीशन होती है, किसी सबस्ट्रेट के ऊपर उस चीज की क्या होती है? सिक्रीशन होती है। सिक्रीशन के बाद बेटे वो चाहे प्रोटीन हो, चाहे लिपिड हो, या सेल ऑर्गेनल के ऊपर अगर वो एंजाइम गिरते हैं ना, तो पूरी सेल जो है या जो वो ऑर्गेनल है वो खत्म हो जाती है। तो उसी तरीके से बेटे इनको क्रेडिट मिला है सुसाइडल बेग्स। इन लाइसोसोम्स को हम कहते हैं सुसाइडल बेग्स, क्योंकि ये एक सेल की क्या कराते हैं बेटे? सुसाइड कराते हैं। ये एक सेल को बेटे डिसइंटीग्रेट कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल shaped sac like sac fillet, sacs filled with hydrolytic enzymes that have the capability to break down many types of biomolecules। मैंने कहा ना बायोमोलिक्यूल लिपिड हो सकता है, मैंने कहा ना प्रोटीन्स अगर सेल के अंदर है, अगर उन प्रोटीन्स की डाइजेशन करानी है, फैट्स की डाइजेशन करानी है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करानी है, डाइजेशन कराने के लिए आपको एंजाइम चाहिए। और वो एंजाइम कहां पे प्रेजेंट होता है बेटे? वो सेल के लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से आप कहोगे बेटे जो लाइसोसोम्स है इनका काम क्या है? ये डिस्कार्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई मतलब डिसफंक्शनल सेल है, मतलब कोई ऐसी सेल है जो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती है, उस सेल का बॉडी में होना और ना होना एक ही बात है। वहां पे भी बेटे उस सेल के अंदर जो लाइसोसोम है वो एंजाइम्स को रिलीज करेगा और उस सेल को प्रॉपर तरीके से बेटे खत्म करेगा, एक ही टाइम पे उस सेल को खत्म करेगा। इसी तरीके से आप यहां पे भी देखोगे ये क्या करता है? ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस का मतलब क्या है? जिस सेल के अंदर ये लाइसोसोम प्रेजेंट है ना, कभी कभार ये उस सेल को भी खत्म करेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको कहा है, अगर हमारे पास कोई सेल है, अगर ये हमारे पास कोई सेल है, इसके अंदर बेटे न्यूक्लियस है, इसके पास यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको आप कहोगे क्या कहोगे बेटे? जिसको आप कहोगे लाइसोसोम, जिसको आप लाइसोसोम कहोगे। और लाइसोसोम का काम क्या है बेटे? लाइसोसोम इस सेल को कभी कभार क्या कर सकता है? डिसइंटीग्रेट कर सकता है। ये इस सेल को बेटे ब्रेक कर सकता है। याद रहा आपको? हाँ बेटे, इसीलिए इसको कहते हैं, इसीलिए इस सेल को कहा जाता है क्या? इसीलिए सेल ऑर्गेनल को कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। शाबाश बेटे, आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं और बेटे ये चीज मुझे आपको बोलना है कि हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास प्लांट्स भी है और हमारे पास एनिमल्स भी है। अब यहाँ पे बेटे हमारे पास कुछ सेल ऑर्गेनल्स दिए गए हैं और वो ऑर्गेनल्स हमें इस टेबल से बेटे आपको पता चलेगा, इस स्क्रीन से आपको बेटे पता चलेगा, इस स्लाइड से आपको ये चीज पता चलेगी कि हमारे पास जो प्लांट्स है उनमें कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसका क्या फंक्शन है, और एनिमल्स में बेटे कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। पहले बेटे क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे हम। एक दो लेक्चर्स में हमने बेटे एनिमल सेल्स की बात की है और आपने देखा है कि एनिमल सेल्स में मैंने कुछ चीजों की जिक्र की है बेटे। जैसे मैंने आपको कहा कि एनिमल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनिमल सेल के अंदर गोल्गी बॉडी होती है, एनिमल सेल के अंदर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, और इसी तरीके से आपने अभी अभी देखा कि हमारे पास जो एनिमल सेल है इसके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं। कुछ चीजें जो है बेटे वो प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में भी होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी चीजें हैं जैसे सेल वॉल
हम लेते हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, फंगस में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। इसी तरीके से लार्ज वैक्यूल्स जो है प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, और द वैक्यूल्स विद स्मॉलर साइज या स्मॉलर इन साइज, वो वैक्यूल्स बेटे एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे फिलहाल बेटे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कौन सा ऑर्गेनल जो है वो किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, और बेटे उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा है हमारे पास बेटे क्लोरोप्लास्ट है। एनिमल सेल में बेटे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, और जब क्लोरोप्लास्ट ना है एनिमल सेल के अंदर मेरे बेटे, क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किन में होता है बेटे? प्लांट्स में होता है। तो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कराने के लिए क्लोरोप्लास्ट का होना जरूरी है, लेकिन एनिमल्स में मेरे बेटे क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसीलिए एनिमल्स में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। और ये ऑर्गेनल किन में प्रेजेंट है? खाली प्लांट सेल में ये ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप बेटे नजर रखिए, क्लोरोप्लास्ट कहो या प्लास्टिड कहो, इसका काम क्या है बेटे? इट इज अ साइट फॉर फोटोसिंथेसिस और ग्लूकोज सिंथेसिस। जो ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, जो बेटे फोटोसिंथेसिस होती है ना, वो तो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। जो कैरेक्टर है किनका बेटे? प्लांट्स का कैरेक्टर है। और इसी तरीके से और एक चीज यहाँ पे आप देखोगे, जो इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, आगे हमें डिटेल में प्लांट सेल को पढ़ना है, वहां में इसका स्ट्रक्चर बेटे आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे बेटे आपको याद रखना है कि जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, इसके बाहर से बेटे दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। इसीलिए इस ऑर्गेनल को हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, क्योंकि बाहर से बेटे एक मेम्ब्रेन है और अंदर से दूसरी मेम्ब्रेन होती है। अगर एक ही मेम्ब्रेन होती तो हम कहते सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, लेकिन यहाँ पे कितना है बेटे? यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। और यहाँ पे बेटे प्रेजेंट किन में है? प्लांट्स में है और प्रोटिस्टेंस में है, क्योंकि आपको पता है ना बेटे, जो प्लांट्स है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और हमारे पास जो प्रोटिस्टेंस है वो भी तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। सारे प्रोटिस्टेंस तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे प्रोटिस्टेंस हैं जिनको कहा ही जाता है एल्गल प्रोटिस्टेंस। वो ऐसे प्रोटिस्टेंस होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को बेटे परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से बेटे यहाँ पे और एक कैरेक्टर आप देखोगे, नया पॉइंट यहाँ पे ऐड हो रहा है, जिसको बेटे आप फ्लैजेलम कहोगे। जो फ्लैजेलम है यूजुअली बेटे हम यूकैरियोटिक सेल, यहाँ पे तो लिखा गया है यूकैरियोटिक सेल, लेकिन कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी बेटे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। जैसे आपको पता है एक बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और उस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी फ्लैजेला बेटे प्रेजेंट होता है, और कुछ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी बेटे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। और इसी तरीके से बेटे इसका काम क्या है? ये लोकोमोशन में मदद करता है। हमारे पास कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे इसी बेटे प्रोटिस्टा की बात करेंगे, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी बेटे फ्लैजेला प्रेजेंट है। या आपने पहले लेक्चर में मैंने आपको कहा हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होता है जैसे बैक्टीरिया, उसको एक साइड से बहुत सारे फ्लैजेला थे, उसमें क्या है वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी फ्लैजेला है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, इनके स्पोर्स जो है वहां पे भी बेटे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। या एल्गी, हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है, एक सिंपल बेटे ग्रीन एल्गी है, जिस एल्गी का नाम है क्लेमाइडोमोनास, उसमें भी बेटे दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। और इसी तरीके से कुछ प्रोटिस्टेंस में भी बेटे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। और इस फ्लैजेला का काम क्या है? यह उन ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से बेटे दूसरे जगह जाने में मदद करता है, ताकि वो अपना फूड हासिल करे या किसी और चीज के पर्पस के लिए। अगर प्रोटिस्टेंस एक जगह से दूसरी जगह जाते है ना, तो इसीलिए बेटे इनमें फ्लैजेला होता है जो उनको मूवमेंट करने में मदद करता है। और बेटे इसका स्ट्रक्चर जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। इंशाल्लाह आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है कि ये जो फ्लैजेला है इसमें एक ट्यूब्यूलन सा स्ट्रक्चर होता है, इसमें हुक होता है, इसमें ट्यूब्यूलिन होता है, इसमें बहुत सारी रिंग्स होती है। इंशाल्लाह वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। यहाँ पे बेटे उस चीज को हमें डिस्कस नहीं करना है।
और यहाँ पे देखोगे हमारे पास कुछ यूकैरियोट्स, जैसे मैंने भी आपको कहा बेटे प्रोटिस्टा में ये फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में भी खाली यूकैरियोट्स में नहीं बल्कि कुछ प्रोकैरियोट्स में भी फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। और इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की बात जो है इससे पहले भी हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं ना पावर हाउस ऑफ द सेल। और यहाँ पे मैं बेटे आपको थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बेटे ड्रा करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को इजी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को समझना बेटे। तो यहाँ पे मैंने कहा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होती है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है? अभी मैंने कहा प्लास्टिड के बाहर से भी बेटे दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। और बेटे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। हमारे पास जो प्लास्टिड्स है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि दोनों यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, या सिंपली आप कहेंगे हर एक यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है लेकिन प्लास्टिड हर एक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर से भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ना, मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इसी तरीके से प्लास्टिड भी है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। इनको बेटे क्रेडिट मिला है, वो क्या है? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। आप लोगों के लिए बेटे क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दोगे कि प्लास्टिड को या क्लोरोप्लास्ट को और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों क्रेडिट मिला है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। आपके लिए बेटे पहला क्वेश्चन है कि इनको क्यों कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। और बेटे कंफ्यूजन नहीं करना खुद को, माइटोकॉन्ड्रिया हर एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन प्लास्टिड उन्हीं में प्रेजेंट होता है जो ऑर्गेनिज्म्स बेटे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आप लोगों को बेटे जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो बेंडा और कॉलिकार ने डिस्कवर किया था, मैं कहता हूं ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है, ये एक इंपॉर्टेंट, एक वाइटल बेटे, वाइटल जो है इसका रोल होता है किसके अंदर? सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी जनरेट होती है ये एज एनर्जी जनरेटर का काम बेटे करता है। आपको याद रखना है कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है एक इसका आउटर मेम्ब्रेन है जो बेटे स्मूथ होता है और इसके अंदर और एक मेम्ब्रेन होता है जो बेटे फोल्डेड होता है और उस मेम्ब्रेन को आप बेटे क्रिस्टे भी कहते हैं। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा यही माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो ऑर्गेनल जहां से बेटे एनर्जी जनरेट होती है, किसकी फॉर्म में? डॉलर्स की फॉर्म में, रुपीस की फॉर्म में, चेक की फॉर्म में, या किसी और करेंसी की फॉर्म में? नहीं नहीं, बल्कि यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट होती है ना वो केमिकल की फॉर्म में जनरेट होती है जिसको आप बेटे एटीपी कहते हैं। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बेटे याद रखना है बेटे कि माइटोकॉन्ड्रिया से ही बेटे एनर्जी जनरेट होती है, किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में। और मैंने क्या कहा बेटे? नजर रखो बेटे स्क्रीन पे, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जो स्मूथ होता है और इसके अंदर से और एक मेम्ब्रेन होता है बेटे जो फोल्डेड होता है। ये इसका इनर मेम्ब्रेन है बेटे जो काफी फोल्डेड होता है और इसी फोल्डेड मेम्ब्रेन को आप क्रिस्टे कहते हैं। ये बेटे है ओएम। ओएम का मतलब क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। और ये है बेटे आईएम। आईएम का मतलब क्या है बेटे? इनर मेम्ब्रेन। लेकिन इनर मेम्ब्रेन क्या है? फोल्डेड है और इस फोल्डेड मेम्ब्रेन को आप बेटे क्रिस्टे भी कहोगे, क्रिस्टे भी कहोगे, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में ही वो काम होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है, जिस नाम से इसको जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी जो जनरेट होती है वो इनर मेम्ब्रेन पे ही होती है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन पे कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बेटे F0 F1 पार्टिकल कहते है। वो कहां पे होते हैं? वो आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं होते हैं, वो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। और जहां सेक्सुअल में एनर्जी जनरेट होती है आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में बेटे ये स्पेस है, द स्पेस व्हिच लाइज इन बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन, उस स्पेस को हम बेटे पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। उस स्पेस को बेटे पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं।
क्या कहोगे? पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। और प्रेजेंट कहां पे है? कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। हर एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर बेटे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, लाइक आरबीसी, रेड ब्लड सेल। कुछ सेल्स, कुछ एक्सेप्शंस तो होती है, वो तो जेन्युइन बात है बेटे। कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे बेटे एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। लेकिन याद रखना है, यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रेजेंट होता है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इसके बीच में जो स्पेस है, इसको पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। इसके अंदर जो बेटे फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को पेरिकॉन्ड्रियल फ्लूइड कहते हैं। उस फ्लूइड को क्या कहोगे बेटे? पेरिकॉन्ड्रियल फ्लूइड कहोगे। क्या कहोगे? पेरिकॉन्ड्रियल फ्लूइड कहोगे। हाँ, पेरिकॉन्ड्रियल फ्लूइड या पेरिकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहोगे। तो आगे चलते हैं बेटे। अभी आपको पता चला, आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है जो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे मुझे बेटे। जो हमारे पास सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को ही क्यों कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल? इसके बगैर भी बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स ऐसी है जो बेटे एक वाइटल रोल प्ले करती है सेल बायोकेमिस्ट्री के अंदर, साइटोलॉजी के अंदर या सेल बायोलॉजी के अंदर। बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स ऐसी होती है जिनका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें बेटे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को ही क्यों कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल? बेटे आगे चलते हैं। तो मैंने क्या कहा, इसका काम क्या है बेटे? एटीपी सिंथेसाइज करना। कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन? अभी कहा ना इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन पे क्या ऐसा होता है? F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं ना। शाबाश बेटे, शाबाश। तो अब आगे चलते हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। जिस तरीके से प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड था, इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। और प्रेजेंट कहां पे होता है? मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से बेटे बात करेंगे किस चीज की? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। जो मैंने आपको बेटे इससे पहले भी कहा है, यह एज अ साइटोस्केलेटल का काम करता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम होता है, बोन्स और कार्टिलेजेस होती है, जो आपकी बॉडी की बेटे शेप को मेंटेन करने में मदद करते हैं ना, इसी तरीके से एक सेल के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम का काम करता है, वो तो यही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। कल भी कहा ना, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने कहा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। एक साइड से सेल मेम्ब्रेन को टच करता है और दूसरे साइड से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बेटे टच करता है। और साथ में इसके दो टाइप्स भी है यहाँ पे। और एक, हाँ, यहाँ पे बेटे मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, इसके दो टाइप्स है। एंडोप्लाज्मिक ईआर के बेटे दो टाइप्स है। डिस्कवर किया था थॉमसन एंड पोर्टर ने, डिस्कवर किया था बेटे। याद रखोगे आप, थॉमसन एंड पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को डिस्कवर किया था। दो टाइप्स है बेटे इसके। एक है एससीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दूसरा है बेटे आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसके ये क्यों रफ है बेटे? अगर ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, रेटिक्यूलम को, इसको क्यों हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं? क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर बेटे, इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से जो इसका सरफेस है, क्या वो स्मूथ रहेगा? नहीं रहेगा ना, वो तो रफ सरफेस है इसका। इसलिए बेटे इसको कहेंगे आरईआर। अब आपके पास कॉमन सेंस है, जहां बेटे ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जो बेटे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। और इसके बाहर से तो एक ही मेम्ब्रेन होती है। देखो ये है ना एक ही मेम्ब्रेन, यहाँ पे मत ना है कोई दूसरा मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल कहते हैं। और दूसरा चीज याद रखोगे, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट थे और यहाँ पे कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है बेटे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट थे,
कल मैंने बताया है कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, कि ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके बाहर से कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है और प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं। यहाँ पे याद रखोगे बेटे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है दो टाइप्स का होता है, एक है एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरा है आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसका काम क्या है बेटे? इसका काम है लिपिड्स को सिंथेसाइज करना। किसका काम बेटे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम है लिपिड्स को बेटे सिंथेसाइज करना, और हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। आप बताओगे ना? देखो क्यों बताओगे बेटे, मैंने कल आपको राइबोसोम्स के बारे में कहा है। जब आपको पता है कि राइबोसोम किसके ऊपर है? मेम्ब्रेन के ऊपर है, तो काम कौन करेगा बेटे? मेम्ब्रेन ही करेगा ना। मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करेगा? ये तो प्रोटीन सिंथेसिस ही करेगा। तो अब आपको यहाँ पे बेटे पता चला, जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये दो टाइप्स का होता है। एक है स्मूथ जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जहां पे राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने क्या चीजें बनाए बेटे? उसने दो चीजें तो बनाए हैं, एक है बेटे लिपिड्स और दूसरा है प्रोटीन्स। और प्रेजेंट कहां पे होता है? दोनों में प्रेजेंट है। प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट सेल को भी प्रोटीन्स की जरूरत है और एनिमल सेल को भी बेटे प्रोटीन्स की जरूरत है। हाँ, यहाँ पे क्या है? प्रोटीन्स बेटे, प्रोटीन की फोल्डिंग, हाँ प्रोटीन फोल्डिंग और लिपिड सिंथेसिस। यहाँ पे बेटे दो चीजों की सिंथेसिस होती है, दो चीजें जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं। एक बेटे प्रोटीन्स बन रहे हैं और दूसरा क्या? लिपिड्स बन रहे हैं। इसके बाद है बेटे गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपैरेट्स, एपैरेटो रेटिक्युलरी, जो डाल्टन, हाँ डाल्टन ने बेटे इसको स्टडी किया है, ठीक है। फेलिक्स एंड डाल्टन ने इसके स्ट्रक्चर को बेटे स्टडी किया था। तो इसके बाद बेटे इसको हम डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, उसको क्रेडिट मिला है डिस्कवरी का। अब हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से प्रोटीन्स की सिंथेसाइज हुई ना बेटे, जो प्रोटीन्स और लिपिड सिंथेसाइज हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, वो आते हैं बेटे गोल्गी बॉडीज में। क्यों आते हैं? ताकि वो जो प्रोटीन्स है और लिपिड्स है वो वहां पे मॉडिफाई हो जाएंगे। कहीं पे कट कुट तो नहीं ना करना होगा, वो तो गोल्गी बॉडी करता है। कोई चीज ऐड तो नहीं करनी होगी, वो तो गोल्गी बॉडी करेगा। सॉर्टिंग करने में, मॉडिफाई करने में और पैकेजिंग में गोल्गी बॉडी मदद करता है। और इस गोल्गी बॉडी को ये भी प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी है, लेकिन प्लांट्स में बेटे इन गोल्गी बॉडी को और एक नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटे? डिक्टियोसोम। गोल्गी बॉडी को प्लांट सेल में हम डिक्टियोसोम कहते हैं। आगे बात करेंगे, अभी मेरे बेटे हमने प्लांट सेल को डिस्कस नहीं किया है। देखेंगे आगे प्लांट सेल में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने कहा आपको बेटे, इसका भी बेटे बाहर से एक ही मेम्ब्रेन होता है। किसका? गोल्गी बॉडी का। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सिंगल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स सिंगल मेम्ब्रेन, और लाइसोसोम्स के बाहर से भी एक ही मेम्ब्रेन होता है। बस दो ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स ऐसी है जिनके बाहर से बेटे डबल मेम्ब्रेन होता है। एक है बेटे माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है हमारे पास बेटे प्लास्टिड। और ये तो हर एक यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से वैक्यूल्स बेटे, वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और वैक्यूल्स का काम क्या है? बोला था कल, हमारे पास जो वैक्यूल्स है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट तरह के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे गैस वैक्यूल होगा, सैप वैक्यूल होगा, फूड वैक्यूल होगा, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, नॉन कंट्रैक्ट, बहुत सारे टाइप्स है। लेकिन फिलहाल बेटे याद रखोगे, हमारे पास जो वैक्यूल्स है इनका काम है बेटे स्टोर करना किसी चीज को। ये फूड को भी स्टोर कर सकते हैं। एक सेल के अंदर अगर फूड प्रेजेंट होता है वो इन्हीं वैक्यूल्स में होता है। या खाली फूड नहीं बल्कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस या सेल के वेस्ट को भी बेटे ये वैक्यूल स्टोर करते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा स्टोरेज
ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स मेंटेन होम्योस्टेसिस, ये सेल को होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में मदद करता है, या ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने में मदद करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, कहीं सेल श्रिंक ना हो जाए, कहीं सेल टर्जिड ना हो जाए, कहीं सेल का साइज ज्यादा एक्सपैंड ना हो जाए ताकि सेल बर्स्ट हो जाएगी। ये वैक्यूल बेटे सेल को बर्स्टिंग से या प्लाज्मोलाइज्ड होने से, श्रिंक होने से बचाता है। कौन बचाएगा बेटे? वैक्यूल। और बाहर से एक ही मेम्ब्रेन होता है और उस मेम्ब्रेन को बेटे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं और हर एक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। और इसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, जो न्यूक्लियस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में दी है बेटे। यहाँ पे बेटे वैक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। अगर ये हमारे पास एक सेल है, ये प्लांट सेल की अगर बात करेंगे, प्लांट सेल का ऑलमोस्ट 70 से लेके 80% का स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है वो वैक्यूल ही करता है। कौन से वैक्यूल्स प्लांट्स में होते हैं बेटे? सैप वैक्यूल्स भी होते हैं, गैस वैक्यूल्स भी प्लांट्स के अंदर होते हैं। याद रखोगे बेटे, वैक्यूल्स जो है ये हमारे पास सेल है, सेल ये इसका न्यूक्लियस होगा। देखो बेटे, इसने न्यूक्लियस को कहा एक पेरिफेरी की ओर, एक एंड की ओर भेज दिया है। इसको क्या कहोगे? ये है न्यूक्लियस। और यहाँ पे क्या है बेटे? ये वैक्यूल है। प्लांट सेल के अंदर जो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो तो वैक्यूल ही करता है। और वैक्यूल के आउटर कवरिंग को आप बेटे टोनोप्लास्ट कहोगे। क्या कहोगे? टोनोप्लास्ट कहोगे। और स्टोरेज के बेसिस पे बेटे हमने वैक्यूल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज। वैक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स बेटे। एक है बेटे गैस वैक्यूल, एक है बेटे गैस वैक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज के बेसिस पे बेटे वैक्यूल उसके 3 टाइप्स हैं। गैस वैक्यूल है, सैप वैक्यूल है बेटे, गैस वैक्यूल है, सैप वैक्यूल है और फूड वैक्यूल होता है। क्या कहा मैंने? पहला पॉइंट कहा इसका जो आउटर कवरिंग है वैक्यूल का उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। हमने इसको वैक्यूल को बेटे स्टोरेज के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। ये कुछ एसेंशियल चीजों को भी स्टोर कर सकती है और कुछ वेस्ट मटेरियल को भी बेटे स्टोर करती है। इसीलिए हमने स्टोरेज के बेसिस पे इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। फूड वैक्यूल है बेटे, गैस वैक्यूल है और साथ में बेटे सैप वैक्यूल है। सैप वैक्यूल, गैस वैक्यूल और फूड वैक्यूल है। आगे चलते हैं बेटे। हाँ, चलो बेटे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बेटे माइटोकॉन्ड्रिया का जो डिस्क्रिप्शन है बेटे आपके सामने है। एक पॉइंट में ऐड करना चाहता हूं, ये बेटे माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेंडा, साइंटिस्ट का नाम था बेटे बेंडा एंड कॉलिकर, जिसने माइटोकॉन्ड्रिया को बेटे डिस्कवर किया हुआ है। और इससे पहले मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिस पे इसके बारे में बेटे पूरी इंफॉर्मेशन दी है। आप बेटे चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मैंने क्या कहा है बेटे? मैंने कहा है जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होती है। एनर्जी को जनरेट करता है किस चीज के फॉर्म में बेटे? केमिकल की फॉर्म में, जिसको आप बेटे एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी को बेटे जनरेट करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि आपको पता है ना हमारे पास सेल को जितनी भी एनर्जी चाहिए वो सारी एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया से जनरेट होती है। इसके बाद वैक्यूल्स तो आप देख रहे होंगे हमारे पास अबंडेंट वैक्यूल, जो साइज है वैक्यूल्स का दे आर लार्जर इन साइज, प्लांट्स में होते हैं। लार्ज वैक्यूल्स तो प्लांट्स में होते हैं और जो वैक्यूल स्मॉलर वैक्यूल्स या वैक्यूल्स विद नेग्लिजिबल साइज बेटे वो वैक्यूल्स एनिमल्स में होते हैं, फंगस में होते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना है लार्ज वैक्यूल जिन किन में होते हैं बेटे? प्लांट वाले किंगडम में, प्लांट्स में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। तो बेटे जो आज का लेक्चर जो है आज यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि जो हमारा एनिमल सेल है
हमने एनिमल सेल के बारे में पूरा डिस्कशन जो है आप लोगों के साथ किया हुआ है। तो अब मेरे बेटे आपको याद रखना है कि अभी तक हमने बेटे ये तीसरा लेक्चर था हमारा, और तीसरे लेक्चर में हमने सारे सेल ऑर्गेनेल्स को बेटे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को, जैसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को, जैसे गोल्गी बॉडी, जैसे राइबोसोम्स, जैसे लाइसोसोम्स। हाँ बेटे, इन सारे चीजों के बारे में हमने आप लोगों के साथ बेटे डिस्कस किया है। अब हमें बेटे जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम बेटे प्लांट सेल के बारे में जो है इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों से शेयर करेंगे। प्लांट सेल के बारे में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा आप लोगों के साथ बेटे डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, टिल देन अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच बेटे।